नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। सभी प्यारे मित्रों को लाइव क्लास में आपका सभी का स्वागत अभिनंदन है। पिछली क्लास भी हम लाइव क्लास किए थे और आज से लगभग हमारी जो है डेली क्लासेज जो है लाइव यहाँ पर होने वाली है और आप लोग लाइव क्लासेज अटेंड कीजिए। और इस क्लास में साथियों एनसीईआरटी के पैटर्न पर टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। जो यह क्लास नंबर आप लोगों का 56 रहेगा और इसके पहले 55 क्लासेज हमने कंप्लीट कर ली हैं, जिनका आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यह राष्ट्र हित में शिक्षकों का परिवार है, टीचर्स फैमिली है, आपका परिवार है। साथियों, प्रथम प्रश्न है, टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे। जो भी आपका फीडबैक हो प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का आप लोगों को कमेंट करना है। आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। सभी प्यारे मित्रों का सभी का वेलकम अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, तैयारी एग्जाम फतेह की चल रही है। एग्जाम इस बार फतेह करना है और सिलेक्शन सर्वोपरि पाना है। प्रथम प्रश्न है, धातु के अमलगम के जो दूसरा तत्व क्या होता है? कार्बन की बात करेंगे, सोडियम की बात करेंगे, सोना की बात करेंगे, पारा की बात करेंगे। तो धातु के अमलगम में जो दूसरा तत्व होता है वह कौन सा होता है, सभी जानते होंगे। और एमपी वर्ग 3 के लिए बेहतरीन ये टॉप 20 क्वेश्चन है। तो धातु के अमलगम में जो दूसरा तत्व कहलाता है साथियों, वह है साथियों पारा। जी हाँ, डी ऑप्शन की बात करेंगे। अमलगम एक मिश्रण है जिससे दूसरा तत्व पारा Hg मिश्रित रहता है। लगभग सभी धातु पारा के साथ मिलकर अमलगम का निर्माण करते हैं। कुछ धातु इसके अपवाद जैसे हैं लोहा हो गया, प्लेटिनम हो गया, टंगस्टन हो गया एवं टाइटेनियम। और दंत चिकित्सा के क्षेत्र में जो है रजत पारा अमलगम का महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम किसने पहचाना था? जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड ने पहचाना था, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ने पहचाना था, जीन बैप्टिस्टे ग्रीनहाउस ने पहचाना था, या इनमें से कोई नहीं? आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। जी हाँ साथियों, नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट अपना अपना फीडबैक करें और अपना स्कोर जरूर बताएं। टॉप 20 में से आप लोगों का स्कोर क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम किसने पहचाना था? जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर की बात करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा पहचाना गया था और वर्तमान में इन गैसों की श्रेणी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस आते हैं और इनकी अधिकता से पृथ्वी में ताप में वृद्धि होती है, जैसा आप सभी जानते हैं। तीसरा प्रश्न है साथियों, लंदन धूम्र कहाँ पाया जाता है? अब आप लोग ये प्रश्न से काफ़ी बार पूछा भी गया प्रश्न है, तो आप समझ रहे हैं ये लंदन है, ये लंदन का हो सकता है, ऐसा नहीं है। एक इसका नाम दिया गया है लंदन धूम्र। ये ग्रीष्म काल के दिनों में पाया जाता है, या ग्रीष्म काल में सुबह के समय पाया जाता है, शीतकाल में दिन के समय पाया जाता है, या शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। यहाँ पे कमेंट आ चुका है, फीडबैक अभी आ चुका है कि लंदन जो धूम्र है वह कहाँ पर पाया जाता है? सभी को पता होगा, शीतकाल के सुबह के समय। जब ठंड के मौसम पर आप लोग देखेंगे सुबह जो कोहरा टाइप रहता है उसे ही लंदन धूम्र कहा गया है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात इस तरह की स्थिति लंदन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए सांकेतिक रूप से जे लंदन धूम्र नाम का प्रयोग जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, बागवानी के लिए किस प्रकार की उर्वरक जो है उपयोगी होती है? मान लीजिए आप, हमारा भारत देश सभी को पता होगा कृषि प्रधान देश है हमारा और कृषि प्रधान राज्य भी है। तो बागवानी के लिए किस प्रकार की उर्वरक उपयोगी होती है? यूरिया की बात करेंगे, सोडियम फास्फेट की बात करेंगे, DAP की बात करेंगे, वर्मी कंपोस्ट की बात करेंगे। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी कमेंट करेंगे, सभी फीडबैक करेंगे। तो बागवानी के लिए किस प्रकार की उर्वरक जो उपयोगी होती है वह होती है वर्मी कंपोस्ट। जी हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें, सब्जियां, फल, कंदमूल की फसलें, फूल आदि को उगाया जाता है और इस कृषि में मृदा को बचाने एवं उपजाऊ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि किसान अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें तथा रासायनिक खाद यूरिया, सोडियम फास्फेट, DAP का प्रयोग कम से कम किया जाए
और किसानों के चाहिए कि वर्मी फार्म कंपोस्ट अधिक से अधिक प्रयोग करें और वर्मी फार्म केचुए के द्वारा तैयार किया जाता है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि वर्मी फार्म किसके द्वारा तैयार किया जाता है, चींटी के द्वारा, ठीक है, दीमक के द्वारा, केचुए के द्वारा या हाथी के द्वारा। तो आपका जो फीडबैक होना चाहिए, केचुए के द्वारा वर्मी कंपोस्ट जो है तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जो है उत्तरदायी है। नाइट्रोजन गैस उत्तरदायी है, मीथेन गैस उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है या सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। आपका जवाब, आपका फीडबैक क्या कहता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस उत्तरदायी कहलाती है वह साथियों कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, CO2 की बात करेंगे। जी हाँ, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के अणु मिलकर CO2 का निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। जो हम प्राणवायु हमारी ऑक्सीजन है, O2 है, और जो हम छोड़ते हैं O2 ग्रहण करते हैं, और जो छोड़ते हैं वह CO2 है। आइए बात करते हैं, और छोड़ने और लेने की जो क्रिया कहलाती है वह श्वासोच्छ्वास की क्रिया कहलाती है। छठवां प्रश्न है मध्य प्रदेश के राज्य पशु कौन सा है। बाघ की बात करेंगे, बारहसिंगा, ऊंट, भेड़ की बात करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के राज्य पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। और ऊंट किसका है, सभी को पता होगा, राजस्थान का। राजस्थान का जो है राज्य की जो पशु है ऊंट है, और मध्य प्रदेश का आपका बारहसिंगा है। और बारहसिंगा की बात करें, यह हिरण की एक प्रजाति का है जो कि बहुत ही दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। यह सिर्फ मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क कान्हा किसली में पाया जाता है। बारहसिंगा को दलदल का मृग के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ के सिंह आकृति और राज्य बरगद, राज्य का जो पेड़ है, वृक्ष है, वह बरगद को दर्शाया गया है। अगर पूछा जाए राज्य की चिन्ह कौन सा है तो केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ के सिंह आकृति और राज्य वृक्ष जो है बरगद को आपके राजकीय चिन्ह पर दर्शाया गया है। और मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का अगर नाम बात करें तो इसका इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है, और इस हिंदी में दूधराज के नाम से जाना जाता है। इसी समान तौर पर MP के लोग सुल्ताना बुलबुल के नाम से भी कहते हैं, पुकारते हैं या जाने जाते हैं या जाना जाता है। सातवां प्रश्न है साथियों, हवा में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तो हवा में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, सभी को तो होगा नाइट्रोजन। लगभग 78% आपकी सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है, और इस मिश्रण में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल हवा में नाइट्रोजन गैस लगभग 78% के आसपास पाई जाती है। और इसके अगर पूछा जाता है काफ़ी बार कि वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वह कौन सी, वह ऑक्सीजन लगभग 21%, 21% के आसपास पाई जाती है। और इसके पश्चात जो है कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% होती है। बात करेंगे 8वें प्रश्न की। मध्य प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। खनन करना, बेकरी करना, मुर्गी पालन, कृषि। तो आप सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य व्यवसाय की अगर बात करते हैं तो कृषि प्रधान देश भी है और कृषि प्रधान हमारा राज्य है, अर्थात हम ऑप्शन नंबर D की बात करेंगे। 9वां प्रश्न साथियों, ग्रीष्म ऋतु का जो मुख्य वस्त्र होता है वह क्या होता है। सूती होता है, रेशमी होता है, पॉलिएस्टर होता है, रेयान होता है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का सभी कमेंट कीजिएगा, सभी फीडबैक कीजिएगा। साथियों, ग्रीष्म ऋतु का जो मुख्य वस्त्र कहलाता है वह सभी लोग जानते हैं सूती वस्त्र है। कहते हैं ना, गर्मियों के दिन में हमारे घर में बोला जाता है कि सूती वस्त्र बनाइए, सफ़ेद कपड़े जो होते हैं, ठीक है। तो क्या, क्योंकि वह हमें ठंडक देते हैं और प्रकाश को अवशोषण नहीं करते हैं, कम मात्रा में अवशोषण करते हैं। तो हम बात करेंगे सूती कपड़े की बात करेंगे। आइए साथियों जान लेते हैं, सफ़ेद कपड़े ऊष्मीय विकिरण के बुरे अवशोषक होते हैं, बैड एब्जॉर्बेंट होते हैं, इसलिए कहते हैं सफ़ेद कपड़े गर्मियों में ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे पहनते हैं। वे ऊष्मीय विकिरण क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं तथा बहुत कम भाग ही वह अवशोषित करते हैं, जिससे अधिक गर्मी नहीं लगती है। और ग्रीष्म ऋतु के लिए सर्वोत्तम वस्त्र सूती वस्त्र होता है। सूती वस्त्र का निर्माण किससे होता है, कपास से होता है।
और कपास का नाम आता है तो गुजरात राज्य का नाम सर्वोपरि आ ही जाता है। जी हाँ साथियों, बात करेंगे 10वें प्रश्न की। पर्यावरणीय असंतुलन के कारण क्या है? पर्यावरणीय चेतना का अभाव है, भौतिकवादी सोच होगा, भोगवादी प्रवृत्ति या उपरोक्त सभी हो जाएगा। आप जानते समझते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। ये पर्यावरणीय असंतुलन के कारण जो है पर्यावरणीय चेतना का अभाव भी है, भौतिकवादी सोच भी है और भोगवादी प्रवृत्ति भी है। यहाँ पे डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ये तीनों जो है पर्यावरण असंतुलन के कारण हुए। 11वां नंबर प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऊतक है, रक्त है, कोशिका है या प्रोटीन की बात करेंगे। यहाँ पे कमेंट आ चुका है, आप लोगों का फीडबैक आ चुका है कि जीवन की जो मूलभूत इकाई है वह क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। अब आप बोलेंगे कोशिका क्यों कहलाती है? देखिए, कोशिका जो है सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। किसकी बात करेंगे? कोशिका जो है सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और यह स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है और यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटा से छोटा संगठित रूप है जिसमें ये सभी क्रियाएं होती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। कोशिकाओं से मिलकर मनुष्य का शरीर बना होता है। मनुष्य का शरीर जो है किससे बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इसकी खोज 1965 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? वनस्पति है, सूर्य का प्रकाश है, परमाणु ऊर्जा है या भोजन की बात करेंगे। तो परितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वह हमारा कहलाता है सूर्य का प्रकाश। सभी लोग जानते हैं सूर्य का प्रकाश के जब किरणें पेड़ पौधे पर बनते हैं, ठीक है, तो पेड़ पौधे होते हैं। तो परितंत्र में पूछा गया है तो ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत पूछा जाता है वह कहलाता है हमारा सूर्य का प्रकाश। और प्राथमिक उत्पादक अगर पूछा जाता है तो वह पेड़ पौधे, हरी पत्तीदार जो है पत्तियां होती हैं, ठीक है, तो वो कहलाती हैं प्राथमिक उत्पादक। और प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? जो पेड़ पौधे को, पत्तियों को खाते हैं वह कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना या शिक्षकों का अनुसरण करना। तो आप सभी लोग जानते हैं प्राथमिक समाजीकरण, जब बच्चा पैदा होता है, घर परिवार में रहता है, माता पिता के साथ रहता है, तो धीरे धीरे बड़ा होता है, मित्रों के साथ आसपास खेलता है, अर्थात शुरुआती आयु में क्या होता है, यानी प्राथमिक समाजीकरण की बात कर रहे हैं। तो शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना ही प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है? घास स्थल नियंत्रित, वन नियंत्रित करते हैं, प्लावक नियंत्रित करते हैं या उपरिरोही नियंत्रित करते हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, प्रत्येक शिक्षक बंधु का, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का। जी हाँ साथियों, जल चक्र को नियंत्रित जो करता है वह हमारे वन है। किसकी बात करेंगे? वन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। आप जानते हैं कि वन वन्य जीवों के निवास होते हैं। वन जो होते हैं वन्य जीवों के निवास होते हैं। इससे समाज का सौंदर्य, पर्यटन और सांस्कृतिक मूल्य विकसित होता है। और वनों का प्रभाव कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र पर भी पड़ता है। वन CO2 की उचित मात्रा वातावरण में बनाए रखते हैं और वन वातावरण में जो है जल चक्र को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आइए साथियों, 15वां प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन कहलाता है? पारंपरिक, नवीनीकृत, अपारंपरिक, अनवीनीकृत, अपारंपरिक, नवीनीकृत या पारंपरिक, अनवीनीकृत। तो ये हमें समझना जरूरी कि पारंपरिक कौन है और अपारंपरिक कौन है, नवीनीकृत कौन है, अनवीनीकृत कौन है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो भूतापीय ऊर्जा जो किस प्रकार का संसाधन है वह अपारंपरिक और नवीनीकृत संसाधन है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, भूतापीय ऊर्जा अपारंपरिक और नवीनीकृत संसाधन है। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के झरनों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है और ये ऊर्जा जो होती है अपारंपरिक नवीनीकृत प्रकार का संशोधन है। ये ऊर्जा एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा भी हो सकते हैं। इसे क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता है, इसे नवीनीकृत कहते हैं और अपारंपरिक कहते हैं। पारंपरिक में क्या होता है, एक बार ही उपयोग किया जाता है, दोबारा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15 प्रश्न जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। टोटल ये 20 MCQs की क्लास रहेगी, 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है।
16वां प्रश्न है, पृथ्वी का जो ऊष्मायन का क्या अर्थ होता है? ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होने की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं पृथ्वी के ऊष्मायन का जो अर्थ होता है वह होता है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगर आप सभी प्यारे मित्र चाहते हैं कि पर्यावरण ईवीएस में 25 प्लस का स्कोर करें और सभी सब्जेक्ट में पूरी तैयारी में आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर करें, तो यहाँ पर सभी क्लासेज आप लोग अटेंड करें। सारे क्लासेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। साथियों अगला प्रश्न है, परम तापक्रम जो है पैमाना कौन सा है? कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है आप लोगों को इस प्रश्न पर कि परम तापक्रम जो पैमाना कौन सा है। सेल्सियस की बात करेंगे, फ़ारेनहाइट की बात करेंगे, केल्विन की बात करेंगे, ये आपके इन सभी की बात की जा रही है। तो आप जानते हैं परम तापक्रम जो पैमाना होता है वह किसको कहा जाता है? केल्विन, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। आइए इसके समझ लेते हैं डिटेल के साथ। केल्विन अथवा परम ताप पैमाना, इन पैमाने को लॉर्ड केल्विन ने सन 1852 में प्रचलित किया था। इसमें हिमांक 273 केल्विन तथा क्वथनांक 373 होता है। देखिए हिमांक और क्वथनांक समझ लीजिएगा। हिमांक कितना है? 273 केल्विन और क्वथनांक जो होता है 373 केल्विन होता है। इनके बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहते हैं। केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम ताप भी कहते हैं, अतः इस पैमाने को परम ताप पैमाना भी कहते हैं। ध्यान ये देना है कि केल्विन पैमाने के ताप लिखने में डिग्री नहीं लिखा जाता है। जैसे हम लिख लेते हैं 45 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में जो है इस तरह नहीं लिखेंगे कि आप उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिया गया है 450 डिग्री केल्विन, तो ये गलत है। शुद्ध क्या है? 450 और इसके बाद के लिख देना है, ठीक है। तो आई होप। अब फ़ारेनहाइट में बल्कि लिखा जाता है एफ बना के बिंदी और डिग्री सेल्सियस में बिंदी लगा के हम सी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। बात करेंगे साथियों 18वें प्रश्न की, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो सभी लोग जानते हैं हवा की में जो है ऑक्सीजन की मात्रा आपकी 21% है, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि बहुत ही सरल और साधारण सा प्रश्न था। और आप जानते हैं हमारे जो हवा में अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें कई गैसें अलग अलग अनुपात में मिले होती हैं, और इन गैसों की हवा में प्रतिशत जो है आप सभी लोग पिछले क्वेश्चन में आपको बता भी चुके हैं कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य जो गैसें हैं 0.9% टोटल गैसें हैं। 19वां प्रश्न है साथियों, क्या पूछा जा रहा है? सैक जो लाइकेन के नाम से जाना जाता है, ये क्या है? परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है या आपका सहजीवी है? सभी कमेंट करेंगे। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है, और टॉप 20 में से जो भी आप लोगों का फीडबैक हो, स्कोर हो, आप लोगों को कमेंट अवश्य करना है। साथियों सैक जो लाइकेन होता है ये एक सहजीवी होता है। अब आप बोलेंगे सहजीवी क्यों होता है? देखिए साथियों, ऐसे जंतु पौधे साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वे सहजीवी कहे जाते हैं। राइबोसोम, सैक यह प्रमुख सहजीवी हैं, और वास्तव में लाइकेन जो है निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए जो है पाए जाते हैं, और इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं मुख्य हैं। और यहाँ पे शैवाल कैसे होते हैं? बहुरंगी होते हैं, नोट कर लीजिएगा। आइए बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न की, इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का है या लौह का है? ठीक है, सभी जानते हैं क्लोरीन अर्थात Cl, ब्रोमीन अर्थात Br, आयोडीन का सभी लोग जानते हैं, और लोहा की बात करेंगे Fe। तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आप सभी लोग जानते हैं आयोडीन का जो है समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। और आज का मॉक क्वेश्चन क्या है? समुद्री प्रदूषण के कारण क्या नष्ट हो रहे हैं? भूमध्य रेखीय वन नष्ट हो रहे हैं, पतझड़ वन नष्ट हो रहे हैं, कोणधारी वन नष्ट हो रहे हैं या मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं? तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा टॉप 20 में आपका स्कोर क्या है। साथ ही साथ आपका मॉक क्वेश्चन भी आप लोगों को आंसर करना है। और ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ये लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही डेली क्लासेज बेहतरीन तैयारी के लिए
चैनल को विजिट कीजिए। और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, अपने परिवार को, अपनी टीटी फैमिली को, अपने शिक्षकों के परिवार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। आप लोग हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें और जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाइए, क्योंकि प्रकृति को अगर हम रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती भी है और बहुत कुछ हमें मिलने वाला है, हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलने वाला है। तो धन्यवाद सभी का, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।